गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने बात की थी कंडीशनिज्म थ्योरी क्या है। उसमें जस्ट हमने मीनिंग के बारे में बात की थी, कंडीशन या कंडीशनिज्म क्या है, जिसमें इस बात को क्लियर करने की कोशिश की गई कि एक नेचुरल स्टिमुलस एक नेचुरल रिस्पॉन्स मांगता है, या यूं कहें कि कोई भी एक स्टिमुलस है उसके प्रति हम एक प्रतिक्रिया अवश्य करते हैं, जिसका मतलब है नेशनल कंडीशन टू रिस्पॉन्स, CS भी कह सकते हैं, कंडीशन टू रिस्पॉन्स। उसके बाद हमने उसी में ये बात समझी कि अगर हम किसी आर्टिफिशियल स्टिमुलस को नेचुरल स्टिमुलस के साथ, उद्दीपक के साथ जोड़ देते हैं, कुछ देर बाद हम ये देखते हैं कि अगर हम उस नेचुरल स्टिमुलस को हटा देते हैं, सिर्फ जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है उसी को प्रेजेंट करते हैं, तो भी सेम रिस्पॉन्स आता है। जो अब रिस्पॉन्स आया है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, जिसे कंडीशन थ्योरी में क्लियर करने की कोशिश की गई है। तो आज हम इसमें जो फर्स्ट थ्योरी है, कंडीशनिंग थ्योरी है, जिसे क्लासिकल कंडीशन भी कहा गया है, पावलोव कंडीशनिंग थ्योरी भी कहा गया है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमने कल भी बात की थी, आज इसको शुरू से उसमें जस्ट ये मीनिंग क्लियर करने की बात थी कि अगर आप मान लो इस वीडियो को देखते हैं तो इससे पहले वाली जिसमें सिर्फ मीनिंग ऑफ कंडीशनिंग की बात की गई है वो ज़रूर आप ध्यान से देखिए, ताकि बेस जो है वो आपको क्लियर हो सके। क्योंकि दोनों थ्योरियाँ, क्लासिकल कंडीशन एंड ऑपरेंट कंडीशन इज़ बेस्ड ऑन कंडीशनिंग वर्ड्स, क्योंकि दोनों के जो थ्योरीज के नाम में ही कंडीशन वर्ड आया हुआ है, और अगर हमें कंडीशन का मतलब क्लियर हो जाता है तो हम इन दोनों थ्योरियों को अच्छे से जान पाएंगे। तो ये जो पहली थ्योरी है क्लासिकल कंडीशन, जिसे प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा गया है, ये IP पावलोव द्वारा 1903 में दी गई है। ये एक रशियन फिजियोलॉजिस्ट थे, रूसी शरीर शास्त्री थे, और पाचन क्रिया के संबंध में इन्होंने जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके बारे में कई रिसर्च पेपर किए, कई रिसर्चेज की। इन्होंने अपने बहुत से प्रयोग किए हैं, और यही 1900 के जो 19वीं शताब्दी के लास्ट में ये डाइजेस्टिव सिस्टम पर अपनी एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे, और जिस पर इनको काफ़ी सफलता मिली है। इनको अपने जो प्रयोग हैं उनके आधार पर नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो मतलब इन्होंने इस बात को देखा कि जो हमारे पाचन क्रिया है, या इन्होंने जो शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजनाओं के साथ जोड़कर उसके आधार पर सीखने में संबंध क्या है, या सीखने के अनुबंधन के आधार को डिफाइन करने की कोशिश की है। अब शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजना के साथ क्या संबंध है, इसके बारे में उन्होंने जो अपनी रिसर्च कर रहे थे उसके बारे में बताया, और उसी के आधार पर इस थ्योरी को आगे विकसित किया। तो इन्होंने जब कंडीशन को क्लियर किया तो उन्होंने सिंपली इसी बात को आगे लेकर चले कि एक जैसे भी नेचुरल स्टिमुलस है और एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है, उन दोनों में आर्टिफिशियल स्टिमुलस की कोई कुछ पावर नहीं है उसमें कि वो रिस्पॉन्स ले सके, पर अगर उसको उसके साथ जोड़ दिया जाए तो कुछ देर बाद वो इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो भी सेम रिस्पॉन्स गेन कर सकता है। तो इसको उन्होंने अपने एक प्रयोग के आधार पर क्लियर करने की कोशिश की। तो पहले मैं आपको इसके प्रयोग के बारे में बताऊंगा, प्रयोग के बाद प्रयोग के बारे में करने के बाद हम इस बारे में क्लियर करेंगे कि जो उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर इसको किस तरह से समझाने की कोशिश की है। तो पावलोव ने जब अपना ये प्रयोग शुरू किया तो उन्होंने अपना प्रयोग एक कुत्ते पर किया है। कुत्ते पर प्रयोग करने के लिए उन्होंने एक स्पेशल तरह की टेबल तैयार की, जिससे कुत्ते को उस पर बांधा जा सके। उसको एक निश्चित समय के लिए भूखा रखा गया। एक साउंड प्रूफ रूम, जिसमें किसी तरह का शोर ना आ सके, इस तरह के कमरे की व्यवस्था की गई, और इस तरह की टेबल थी कि उसको वो उस पर इस तरह से बांध सके कि जो वो एक्टिविटी करता है उसको किसी दूसरे कमरे में बैठकर ऑब्ज़र्व किया जा सके। क्योंकि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ काफ़ी वर्क था, उसके बारे में काफ़ी कुछ जानते थे, तो इन्होंने इस बात को ऑब्ज़र्व किया कि
जो लार का संबंध भोजन से है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इन्होंने शारीरिक उत्तेजनाओं को या शारीरिक क्रियाओं को उत्तेजनाओं के साथ जोड़ने की बात कही है। ठीक उसी तरह इसमें भी उन्होंने जो भोजन है और लार है उसका आपस में क्या संबंध है, उसके आधार पर इस बात को आगे डिफाइन करने की कोशिश की। इन्होंने सबसे पहले शुरू में क्या किया कि उस टेबल के साथ इसको जोड़ दिया गया। उससे पहले इन्होंने कुत्ते के गले को हल्का सा काट के उसकी जो जिसमें से स्लेविया आता है उसका लार आती थी, उसको ऑपरेशन के थ्रू इस वे से वहाँ पर पाइप लगा दी कि उसकी लार को एक पाइप में इकट्ठा किया जा सके। तो अब यहाँ पर खाने का संबंध लार से है। तो अब जब वो प्रयोग शुरू करते हैं, शुरू में उन्होंने अपने इस प्रयोग को जब शुरू किया तो यहाँ पर ये मान के चलेंगे कि खाना क्या है, एक नेचुरल स्टिमुलस है और कुत्ते के द्वारा उसके लिए लार देना एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स। अब जैसे कि हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं कि सबसे पहले जब प्रयोग शुरू होता है, जिस समय सारी एक्टिविटी सेट कर ली जाती है, कुत्ते को एक निश्चित समय तक भूखा रखा जाता है, उस टेबल के साथ बांध दिया जाता है, तो कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत किया जाता है। वो जो एक मेज है वो ऑटोमेटिक टेबल है जिसमें अपने आप जो कुत्ते के सामने तश्तरी है या एक प्लेट पड़ी है उसमें भोजन आ जाता है। यहाँ पर जो भोजन है वो नेचुरल स्टिमुलस है और कुत्ते के द्वारा जो लार दी जानी है, जिसको एकत्र किया जाता है, ये नोटिस किया जाता है कि वो कितनी है, वो नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब सेकंड स्टेप में क्या किया जाता है कि इस स्टेप को भी कई बार दोहराया जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ निकल के सामने आती है कि नेचुरल स्टिमुलस पर नेचुरल रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस प्रयोग का जो सेकंड स्टेप है, तो ये इसमें जो सेकंड स्टेप आता है उसमें क्या किया जाता है कि पावलोव द्वारा एक घंटी की आवाज़ को जोड़ दिया जाता है। अब क्या होता है कि घंटी बजती है। अब यहाँ पर अगर एक सेकंड के लिए इस पॉइंट को हम रोकते हैं और ये बात नोट करें, क्या घंटी बजने पर कुत्ता लार देगा? तो हम यही कहेंगे कि नहीं, क्योंकि घंटी का खाने के साथ किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर जो घंटी है वो अपने आप में एक आर्टिफिशियल स्टिमुलस है। तो आर्टिफिशियल स्टिमुलस को यहाँ ऐड कर दिया जाता है। मतलब घंटी बजती है, घंटी के 6-7 सेकंड के बाद खाना उसको परोसा जाता है। खाना आने पर कुत्ता लार देता है। अब यहाँ पर सेकंड स्टेप में क्या ऐड हुआ है? कंडीशन स्टिमुलस, या इसे CS कंडीशनल स्टिमुलस कह सकते हैं या आर्टिफिशियल स्टिमुलस कह सकते हैं, जुड़ता है नेचुरल स्टिमुलस के साथ, मतलब भोजन के साथ उसको जोड़ दिया जाता है। अब सेकंड स्टेप में जब वो इन दोनों को जोड़ा जाता है तो वो यहाँ पर भी सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, नेचुरल रिस्पॉन्स है। अब यहाँ पर घंटी से उसके लिए कोई खास रिस्पॉन्स नहीं था, परंतु जब इसको बार बार किया जाता है, बार बार दोहराया जाता है, तो कुत्ते को इस बात पर भरोसा हो जाता है कि घंटी का संबंध कहीं ना कहीं खाने से है। तो अब क्या होता है, थर्ड स्टेप में क्या होता है, यहाँ पर ये जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है इसी को जोड़ा जाता है। जो आर्टिफिशियल स्टिमुलस है उसी को रखा जाएगा, कंडीशनल स्टिमुलस से कंडीशनल रिस्पॉन्स। यहाँ पर अब खाली घंटी बजाई जाती है, खाना नहीं दिया जाता है। अब कुत्ता यहाँ पर ये बात सीख गया है कि घंटी का संबंध खाने से है, तो वो क्या करता है, जैसे ही घंटी बजती है कुत्ता लार दे देता है या कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। तो यहाँ पर अब खाना नहीं उसको दिया गया, तो यहाँ पर इस थ्योरी में, कंडीशनिंग थ्योरी में, तो यहाँ पर ये क्या था, ये कंडीशनल स्टिमुलस है और यहाँ पर जो आने वाला रिस्पॉन्स है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है, नेचुरल रिस्पॉन्स नहीं है। क्योंकि अभी खाना नहीं दिया था और खाने से पहले ही उसने सिर्फ घंटी बजने पर, मतलब जो कंडीशनल स्टिमुलस था, कंडीशनल स्टिमुलस पे उसने जो रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो इस थ्योरी में हमने इस बात को समझना है कि एक उद्दीपक जो निर्जीव है, जिसमें कोई असर नहीं है, अब जैसे घंटी ही है, घंटी इस योग्य नहीं थी कि बजे और कुत्ता उस पर अपना कोई प्रतिक्रिया करे,
परंतु घंटी को जब खाने के साथ जोड़ दिया गया, कुछ देर बाद वो घंटी इतनी पावरफुल हो गई कि खाना ना देने पर भी कुत्ते ने सेम रिस्पॉन्स किया है। तो ठीक उसी तरह से जो कंडीशनिंग थ्योरी होती है या कंडीशन की जब बात करते हैं, तो वो एक समय के बाद जो कंडीशन लगाई जाती है वो इतनी पावरफुल हो जाती है कि अगर उस बात का, जिस चीज़ के डर था, उसको हटा भी दिया जाए, सामने वाला सेम उसी तरह का रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो इस बात को मैं एक बार दोबारा से शॉर्ट में क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने क्या कहने की कोशिश की है। सबसे पहले क्या होता है, नेचुरल स्टिमुलस टू नेचुरल रिस्पॉन्स। इसे नेचुरल स्टिमुलस कह सकते हैं या नेचुरल स्टिमुलस है जो एक प्राकृतिक तौर पर या प्राकृतिक उद्दीपक कह सकते हैं, यहाँ पर उसको हम नेचुरल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करते हैं। सेकंड स्टेप में हम उसके साथ कंडीशनल रिस्पॉन्स, कंडीशनल स्टिमुलस जोड़ देते हैं, किसके साथ, नेचुरल स्टिमुलस के साथ, और यहाँ पर भी जो आता है वो रिस्पॉन्स नेचुरल होता है। कुछ देर बाद अगर हम इसको हटा देते हैं, इसको नेचुरल स्टिमुलस को हटा देते हैं, तो यहाँ पर जो कंडीशनल स्टिमुलस है सिर्फ उसी पर अगर वो सेम रिस्पॉन्स देता है तो उसे कंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया है। तो इस थ्योरी में इन्होंने इसी बात को क्लियर करने की कोशिश की कि किस वे से हमारी जो प्रतिक्रिया है वो इतनी उससे जुड़ जाती है कि आर्टिफिशियल स्टिमुलस पर भी सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड किया जाता है। तो इस थ्योरी में इन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर यही बात क्लियर करने की कोशिश की कि किस तरह से इस बात को जोड़ा गया है, एक टाइम पर हटाने पर भी सामने वाला सेम रिस्पॉन्स प्रोवाइड करता है। तो इसमें इन्होंने जो अपनी थ्योरी है, थ्योरी में एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे कुछ मेन तत्व या एलिमेंट्स की बात की ऑन द बिहाफ ऑफ थ्योरी। वो एलिमेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले उन्होंने बात की उद्दीपक की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस। प्रतिक्रिया का संबंध उद्दीपन की तीव्रता से है। यहाँ पर उनके कहने का मतलब ये है कि जब एक प्रतिक्रिया होती है, उसी के जब भी कोई क्रिया होगी उसी के प्रति कोई ना कोई प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और इन दोनों के बीच में एक समय जो है वो बना रहना चाहिए। अगर मान लीजिए इनमें ज़्यादा समय लग जाता है तो जो उद्दीपन के प्रति प्रतिक्रिया है वो शिथिल पड़ जाती है। अब मान लीजिए इसके लिए जैसे ही भोजन प्रस्तुत किया, घंटी बजती है, उसके कुछ सेकंड बाद भोजन दिया जाता है, तो दोनों में एक संबंध स्थापित हो जाता है, जिसको कुछ देर बाद कुत्ते ने इस बात को मान लिया कि घंटी का संबंध खाने से है, कि घंटी खाने का सूचक है। इसी पर उसने घंटी पर ही अपनी क्रिया प्रतिक्रिया देनी आरंभ कर दी। परंतु अगर इसी में थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप हो जाता है और या फिर वो आवाज़ इतनी ज़्यादा डरावनी हो कि वो उसको समझ ना पाए, और जो कमरा था वो साउंड प्रूफ था या फिर बाहर से किसी तरह का शोर शराबा रहता है, तो वो उसके साथ जुड़ ना पाता। तो उद्दीपन की तीव्रता से अभिप्राय है कि जो स्टिमुलस प्रेजेंट किया जाना है वो इस तरह से हो कि वो साथ जो क्रिया है उसके साथ सही जुड़ पाए और उसका वो जो रिस्पॉन्स है वो करेक्ट आ पाए। दूसरी पॉइंट पे है, बात करते हैं रेनफोर्समेंट की। रेनफोर्समेंट में पुनर्बलन की बात कही गई है। पुनर्बलन जैसे कि बात कही है, प्राणी द्वारा जो प्रतिक्रिया प्रदर्शित होती है वो पुनर्बलन पर निर्भर करती है। अब रेनफोर्समेंट क्या है? जब सामने वाला किसी बात के प्रति प्रतिक्रिया प्रस्तुत करता है। रेनफोर्समेंट किसी क्रिया को करने के प्रति आंतरिक तौर पर उत्तेजना की अवस्था है। नेक्स्ट वो बात करते हैं उत्तेजनाओं में समानता। अनुबंधन के लिए यह आवश्यक है कि दोनों उत्तेजनाएं लगभग समान रूप से या साथ साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब इन्होंने उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया समाप्त होने के पूर्व ही दूसरी उत्तेजना प्रस्तुत कर देनी चाहिए। ऊपर वर्णित जैसे घंटी के बजने के तुरंत बाद भोजन का प्रस्तुत होना, यह है उत्तेजनाओं में समानता। वही मैंने शुरू में भी बताया आपको, अगर मान लीजिए इसमें गैप पड़ जाता है, ज़्यादा टाइम हो जाता है, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन नहीं सेट हो पाएगा। और अगर 5-4 सेकंड के बाद ही भोजन आ जाता है, अब शुरू में उसकी प्रतिक्रिया कुछ थी, कुछ देर बाद वो प्रतिक्रिया बदल गई। नेक्स्ट बात करते हैं विलोपन, एक्सटेंशन। 1972 में पावलोव ने दोबारा से अपने इस प्रयोग को दोहरा कर इस बात को देखा कि अगर मान लीजिए इस प्रयोग को अगर दोबारा से दोहराया गया है और बार बार सिर्फ घंटी बजाई जाती है और खाना प्रस्तुत नहीं किया जाता, तो एक टाइम बाद क्या होता है कि जो कुत्ता है वो लार देना बंद कर देता है। इसे विलोपन का नाम दिया गया है कि मान लीजिए
अब मान लो इसको हम इस वे से समझ सकते हैं कि आप बच्चे को किसी बात के लिए तैयार करते हैं कि आप अच्छा होमवर्क करो, आपको गुड दिया जाएगा या चॉकलेट दी जाएगी या कुछ भी किसी भी तरह की हम लालच देते हैं। आपने एक बार कहा, आपने कहा चलो अच्छा दोबारा अच्छे से करो, फिर दोबारा दिया जाएगा, उसने दोबारा अच्छे से किया। आप फिर तीसरी बार कहते हो अच्छा इस बार करो, फिर दोबारा दिया जाएगा, पर आप नहीं उस चीज़ को पूरा करते हैं तो फिफ्थ सिक्स टाइम क्या होगा कि वो उस बात को करना छोड़ देगा। उसको पता है भी इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं बन रहा, सिर्फ एक कहना मात्र है। और ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी जब विलोपन का क्या मतलब लिया गया है कि जब मान लो उन्होंने घंटी बजाई, खाना नहीं आया, बट उसने अपना रिस्पॉन्स दिया है। इसी तरह से जब 5 से 6 बार ये किया गया, लास्ट में क्या हुआ, उसने खाने पर लार देनी, वो घंटी पर लार देनी बंद कर दी। नेक्स्ट है स्वतः पुनर्स्थापन, स्पॉन्टेनियसली रिकवरी। अब स्वतः पुनर्स्थापन में क्या है कि यदि जैसे पीछे हमने बात की घंटी बजने पर खाना नहीं देने पर उसने लार देनी बंद कर दी थी, स्वतः पुनर्स्थापन का मतलब यह है अगर कुछ समय बाद दोबारा से घंटी बजती है, खाना दिया जाता है और उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर घंटी बजाई जाती है तो वो दोबारा से लार देना शुरू कर देता है। स्पॉन्टेनियस रिकवरी का मतलब यह है वो पुनर्स्थापन, वो दोबारा से वही एक्टिविटी अपने आप चल पड़ती है। नेक्स्ट है अवरोध। इनहैबिटेशंस का मतलब क्या है, इन्होंने कहा है कि प्रयोग में देखा है कि किसी प्रतिक्रिया अनुबंधित करते समय यदि कोई नई उत्तेजना उपस्थित की जाती है तो अनुबंधन की प्रतिक्रिया में अवरोध पैदा हो जाता है। अब नई प्रतिक्रिया उपस्थित करने से मतलब क्या है कि जो साउंड प्रूफ रूम था उसमें सिर्फ उस घंटी की आवाज़ को उसके साथ जोड़ा गया है। अगर किसी तरह का और भी बाहर से शोर शराबा रहता है कि कभी हॉर्न की आवाज़ आ रही है, कभी घंटी की आवाज़ आ रही है, कभी किसी तीसरी और चीज़ की आवाज़ आ रही है, तो वो जो डॉग है वो उसको उसके साथ ना जुड़ पाता, एक अवरोध उत्पन्न हो जाता है कि वो इस बात को सोचने के लिए मजबूर हो जाता है कि कौन से पे वो एक्टिविटी करे कि ना करे। तो यहाँ पे अवरोध क्या है, मतलब जब मान लीजिए कंडीशन लगाई जाती है तो उसमें आप अगर बार बार कुछ चेंज करते हो तो वो इतने अच्छे से उस क्रिया के साथ ना तो जुड़ पाती है ना ही उसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ पाता है। नेक्स्ट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन की बात करता है। सामान्यीकरण से मतलब क्या है, समान उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रियाएं भी समान होती हैं। पावलोव ने अपने प्रयोग में देखा कि अनुबंधित उत्तेजना के समान उत्तेजनाएं भी अनुबंधित प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करता है। अब समान उत्तेजनाओं के प्रति समान प्रतिक्रियाओं का आना है। अब जिस प्रकार की उत्तेजनाएं होंगी उसी प्रकार समान प्रतिक्रिया की जाएगी, घंटी का बजना और लार का देना। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब किसी बच्चे पर या व्यक्ति पर किसी तरह की कंडीशन लगा के कुछ सिखाने की बात की जाती है तो कुछ टाइम बाद व्यक्ति को यदि कुछ नया सिखाया जाता है तो वो उस तरह की जो आदतें हैं वो उस क्रिया में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो उसको और मतलब अच्छी आदतें सिखाने के लिए इसको यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है विभेदीकरण। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जैसे कि इन्होंने बात किया प्रयोग की, कुत्ते में अनुबंधित उत्तेजना के सामान्यीकरण के साथ साथ विभेदन की क्षमता भी पाई जाती है। प्राणी दो उत्तेजनाओं में विभेदन करना सीख जाता है। अब यहाँ पर विभेदन से मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए प्रयोग में कुछ और नया ऐड किया जाए, घंटी बजने के बाद एक और कोई दूसरा किसी तरह का ध्वनि या साउंड पैदा किया जाए तो वो उन दोनों में विभेदन कर सकता है। विभेदन की बात करते हैं मतलब उसमें डिस्क्रिमिनेशन या किस सीमा तक किया गया है इस बात पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो प्रयोग किया, प्रयोग के आधार पर कुछ मेन तत्व या एलिमेंट्स निकल के सामने है जिस पर इन्होंने इस बात को क्लियर करने की कोशिश की कि इस प्रयोग को बेहतर ढंग से किस प्रकार से समझा जाए, उसके मेन एलिमेंट्स क्या हैं। तो ऑन द बिहाफ ऑफ एक्सपेरिमेंट इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन क्या है उसके बारे में हम नेक्स्ट इसी में बात करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें एजुकेशन इम्प्लीकेशन का है अच्छी आदतें विकसित करना। इस सिद्धांत ने इस सहचर्या पर बल दिया है कि किसी अच्छी आदत को डालने से पहले अगर हम किसी तरह की कोई कंडीशन लगा देते हैं तो उनसे अच्छी आदतें विकसित की जा सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए बचपन में बच्चों को इस बात के लिए समझाया जाता है कि झूठ बोलने से पाप लगता है या चोरी करना एक बुरी बात है। मतलब हम जो बात कहेंगे उसके पीछे कोई ना कोई बात
ऐसी लगाएंगे, जोड़ेंगे उससे कि सामने वाला जो है उसमें या तो उसके प्रति डर पैदा हो या वो उसके किसी बात के परिणाम को सोचकर उस चीज़ से पीछे हटे। तो वो क्या है, एक तरह की कंडीशन है। और इसी तरह से मान लीजिए हम बच्चे जैसे स्कूल में अच्छा होमवर्क नहीं करते तो टीचर वहाँ पर उन बच्चों को अच्छा होमवर्क करने के लिए अप्रिशिएट कर सकता है कि आप अच्छा करें, दूसरे बच्चे बहुत अच्छा करते हैं, दूसरों का एग्जाम्पल दे सकता है, या किसी तरह के लालच दे सकता है कि अब अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको ये चीज़ दी जाएगी। या मतलब कुछ बच्चे हैं जो काम नहीं करके आते तो उनको काम करने के लिए मोटिवेट कैसे किया जा सकता है, उस पर कंडीशन लगाई जा सकती है। तो मतलब कहने का है कि अच्छी आदतें डालने के लिए किसी न किसी तरह की अगर जो नेचुरल रिस्पांस प्रोवाइड करते हैं उसके साथ किसी तरह की कोई कंडीशन ऐड कर दी जाती है तो सामने वाला सीखने के लिए काफ़ी तैयार हो जाता है। नेक्स्ट है भाषा सीखने में सहायक है। अनुबंधन की सहायता से विद्यार्थी भाषा का ज्ञान कराया जा सकता है। वह सिद्धांत सहचर्या पर आधारित है जिसमें इन्होंने आधारभूत और स्वाभाविक सिद्धांत की बात की है। नेक्स्ट है दोहराना व अनुबंधन। यह सिद्धांत भी अनुबंधन पर बल देता है कि किसी क्रिया को बार बार दोहराने या अभ्यास करने से वो क्रिया अपने आप में सक्सेस हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करना। इस सिद्धांत में ये बात क्लियर की गई कि विद्यार्थियों को अभिप्रेरित करके पुरस्कार द्वारा या दंड द्वारा किसी भी तरह का इंटरनल या एक्सटर्नल मोटिवेशन कॉन्सेप्ट क्रिएट करके उनको सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। क्लासरूम में, क्लासरूम के बाहर किसी भी तरह का मोटिवेशन कॉन्सेप्ट समझाकर अनुशासन में सहायक है। विद्यालय में अनुशासन स्थापित करने के लिए इसको यूज़ किया जा सकता है। इस सिद्धांत के द्वारा विद्यार्थियों में अनुशासन की भावना उत्पन्न की जा सकती है। समायोजन में सहायक है। सामान्यीकरण की क्रिया और वातावरण के साथ समायोजन करने में सहायक है। तो कुल मिलाकर इसके अपने आप में कई अलग अलग तरह के एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है जिसको एक टीचर अपनी क्लास में यूज़ कर सकता है। पहले में हम बात कर रहे थे संबंध की, कनेक्शनिज्म थी, यह है कंडीशनिज्म। जब मान लो सिखाया जाता है तो उसमें किसी न किसी तरह की कंडीशन को साथ में जोड़कर आप सामने वाले के व्यवहार में बदलाव ला सकते हो, परंतु जो कंडीशन लगाई जाती है उसको समय पर ध्यान रखते हुए पूरा किया जाना चाहिए। अगर मान लीजिए आप वहाँ पर ढील देते हो या हटा देते हो तो जो सीखने वाला प्रोसेस है वो बीच में छूट जाता है। अगर मान लीजिए आपने किसी स्टूडेंट से ये कहा है कि आप ये काम करते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज आपको पनिश किया जाएगा, और यदि पनिशमेंट दी जाती है तो वो उसको आगे काम करने के लिए हो सकता है पॉजिटिवली मोटिवेट करें। अगर मान लीजिए वो चीज़ माफ़ कर दी जाती है, छोड़ दिया जाता है, तो यहाँ उसके ना काम करने, दोबारा ना काम करने को मोटिवेट कर देता है। तो ये ध्यान रखा जाना चाहिए एक टीचर के द्वारा कि जब वो किसी तरह के कोई कंडीशन क्लास में इम्प्लीमेंट करता है या कंडीशनिंग थ्योरी के पॉइंट्स को इम्प्लीमेंट करता है तो अपने माइंड में इस बात को ध्यान रखे कि किस वे से उस चीज़ को लागू किया जाना है। तो इसकी एजुकेशन इम्प्लीकेशन के साथ बात करते हैं। इसमें कई साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज भी किया, जिसमें कि इस बात को कहा गया कि इन्होंने जो बात कही है वो एक स्टिमुलस के प्रति होने वाले रिस्पांस की बात की है। इन्होंने किसी तरह की जो मानसिक योग्यताएं हैं, गहन चिंतन है, तर्क है, उसकी कहीं पर कोई बात नहीं की। उसके आधार पर इसको अलग तरह से क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है। परंतु कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इसकी प्रशंसा भी की है कि हाँ, ये एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा हम बच्चों को समय पर मोटिवेट कर सकते हैं, अंधविश्वासों को दूर किया जा सकता है इसमें। तो जहाँ पर कुछ साइकोलॉजिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है तो कुछ ने इसकी महत्ता या एजुकेशन इम्प्लीकेशन पर भी अपना ध्यान डाला है। तो कुल मिला के अपने आप में एक अच्छा एजुकेशनल थ्योरी है जो इस बात को क्लियर करती है कि सीखने में अनुबंधन का क्या महत्व है। तो आज का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं तक है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट थ्योरी की बात करेंगे। थैंक यू।